शांतिवन समाधि किसकी है? क्या उत्तर हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में जो शांतिवन समाधि है वो जवाहरलाल नेहरू जी की है। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप जानते ही होंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सन 1947 में भारत को आज़ादी दिलाने पर इन्होंने अपना काफ़ी सहयोग दिया था। उस समय आज़ादी के बाद जब मतदान हुआ था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले थे। उसके बाद आचार्य कृपलानी जी को मत मिले थे प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए। लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू बन गए भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत की खोज यानी कि हिंदुस्तान की जो कहानी है इनकी, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है इनकी कृति। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। चार मीनार कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित एक स्मारक है, मस्जिद है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया। और चार मीनार जो है मूसी नदी के किनारे है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं चार मीनार मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी मनाने की शुरुआत जो है 1886 से हुई थी। 1886 से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, या इसको मई दिवस के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका की मजदूर यूनियन के काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखने के लिए हड़ताल की गई थी। उसी समय से इसको एक प्रकार से कहें तो आंदोलन के रूप में मनाया जाने लगा। फिर भारत में भी इसको शुरू किया गया। भारत में सबसे पहले मई दिवस जो है चेन्नई में मनाया गया था। और भारत में सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 में ये मई दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है, मजदूर दिवस मनाना भारत में जो है चेन्नई में 1 मई 1923 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त जी था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद जी अपने भाषण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए जो भाषण दिया था उससे वे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये किसकी टैगलाइन है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये लाइन है निजामुद्दीन औलिया जी की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कही थी। निजामुद्दीन औलिया जी चिश्ती घराने के चौथे संत थे। दक्षिण दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बात हो रही है रंगोली के। रंगोली आप अपने घर पर भी बनाते होंगे विशिष्ट त्योहारों पर। तो महाराष्ट्र राज्य की, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। महाराष्ट्र, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, कैपिटल मुंबई नगर है और शीतकालीन महाराष्ट्र की कैपिटल जो है नागपुर है। ये भी याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। शीतकालीन कैपिटल महाराष्ट्र की नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रमुख लोक कला शैली, यह है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कलकत्ता, सीएम ममता जी हैं, गवर्नर यहां के जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी उसके सीमा से लगे हुए देश और राज्य हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, है ना। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कौन संत महाराष्ट्र से हैं? इनमें से क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से संत महाराष्ट्र से हैं? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो तुकाराम जी जो है महाराष्ट्र से हैं। संत तुकाराम, जिन्हें तुकाराम के नाम से जाना जाता है, 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि में से एक हैं। भारत में लंबे समय तक भक्ति आंदोलन जो चला उसके ये प्रमुख स्तंभ थे, यानी कि भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इनके गुरुजी हैं बाबा जी चैतन्य जी, इनके गुरुजी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भक्ति आंदोलन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे संत तुकाराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के अलवार कौन हुआ करते थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो इनमें से क्या हो सकता है उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत। अलवार का शाब्दिक अर्थ ही है भगवान में डूबा हुआ। तो आप इससे ही समझ सकते हो, अगर आपको अर्थ पता होता तो आप आंसर बता पाते। अलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। तो तमिल कवि एवं संत हुआ करते थे। इस काल में 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी, जो अलवर काल था जो, तो ये 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य चला था। अगर आपसे पूछा जाए अलवर संत किस आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं अलवर संत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कौन सा एक देव नृत्य है, देवताओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य देव नृत्य, इनमें से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनृत्य इसमें से क्या है? तो कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है देवनृत्य है। आंध्र प्रदेश भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है ये, और पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुका के स्थित, दिवी तालुका में एक जगह है कुचिपुड़ी गांव, उसके ऊपर पड़ा है, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास कराते थे और आज की डेट में ये फेमस है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो कृष्णा जिला है, आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा नाम का जिला है, उस जिले में कुचिपुड़ी नाम का गांव है। उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण जो है इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास कराते थे, तो उसी गांव के ऊपर इस नृत्य का नाम रखा गया है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर पूछा गया है, ये आपको 4 नृत्य दिए हुए हैं, इन नृत्य में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर ही पड़ा हुआ है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जैसे कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाते हुए इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य किया जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो बंबू नृत्य आपने टीवी में भी जनरली देखा होगा। 2 लोग एक दूसरे के, 2 बांबू होते हैं, एक दूसरे को वो 2 लोग पकड़े रहते हैं, फिर कभी इस बांबू की तरफ पैर करना, कभी इधर उछल के जाना, फिर ऐसे कूदते हुए इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ये होता है बांबू नृत्य। ये होता है कहाँ पर? ये होता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय मतलब पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बादलों का घर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बादलों का घर होता है। मेघालय के बारे में बात करें तो खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया था। कब? 21 जनवरी 1972 को।
पूछा जा सकता है आपसे कि किन किन पर्वत श्रेणियों में उपस्थित जिलों को अलग करके मेघालय राज्य बना, तो खासी, गारो या जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है और इसके अलावा यहाँ पर खासी, गारो, पनार, बियाट, हजूंग और बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्नाटक की लोक रंग भूमि कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक की लोक रंग भूमि इनमें से कौन सी है, मतलब कर्नाटक में परफॉर्म इनमें से कौन सा नृत्य या कौन सी कला की जाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। नाटक करते हुए नृत्य करने का एक रूप है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहां पर की गई है? इनमें से किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के बारे में किस वेद में है? सामवेद में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद चारों वेदों की आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है। इसके 1875 लगभग इसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें 61 मंत्र बस इसके हैं, बाकी सभी ऋग्वेद के मंत्र हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो वो कहलाता है सामवेद, मतलब सामवेद की यह परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पंडित भीमसेन जोशी जी के क्रियाकलाप का क्षेत्र इनमें से क्या है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी के बारे में बात करें तो काफी प्रसिद्ध हैं ये, शास्त्रीय संगीत में ये प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1937 में पंडित भीमसेन जोशी ने एक फेमस व्यक्तित्व के रूप में उभरे और ख्याल गायक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित भीमसेन जोशी किस गायन श्रृंखला में, किस गायन विधा में माहिर हैं, तो ख्याल गायन में ये माहिर हैं। 4 नवंबर 2008 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 1985 में पद्म भूषण से भी इन्हें भारत की सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इनके 2 बहुत ही अच्छे पुरस्कार हैं जो इन्होंने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मनमोहन भट्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब ये मोहन वीणा बनी कैसे है? तो सितार और वीणा को जोड़कर बनी है मोहन वीणा। सितार और वीणा को जोड़कर बनी है मोहन वीणा। अच्छा, मनमोहन भट्ट के बारे में बात करें तो इनके लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिला है 1994 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्हें मिला है। तो मनमोहन भट्ट के लिए 1994 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनकी एक कृति थी अ मीटिंग बाय वी, मैं लिख देता हूं यहां पर, अ मीटिंग बाय आर रिवर, अ मीटिंग बाय आर रिवर, ये इनकी कृति थी। इनके लिए 1994 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। मनमोहन भट्ट के नाम पर स्मृति अलंकरण भी दिया जाता है। इनके नाम पर स्मृति अलंकरण भी दिया जाता है, यानी कि इनके नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। संगीत के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है तो इनके नाम पर अवार्ड भी मिलता है, मनमोहन भट्ट अलंकरण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा एक सुशिर वाद्य है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सुशिर वाद्य का मतलब क्या होता है? तो सुशिर वाद्य वो होता है जिन्हें फूंक कर या वायु के द्वारा बजाया जा सकता है। तो इनमें से फूंक कर या वायु के द्वारा कौन बजाते हैं? सिर्फ बांसुरी बज सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, बांसुरी। सुशिर वाद्य जिन्हें फूंक कर या वायु के द्वारा बजाया जाता है और बांसुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बताइए।
चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली राजस्थान की चित्र शैली है। इस चित्र शैली का विकास महाराजा मानसिंह के काल में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है किस महाराजा के काल में हुआ था, तो महाराजा मानसिंह के काल में हुआ था। बनी ठनी चित्र शैली, इसका उद्भव महाराजा सामंत सिंह के शासनकाल में भी माना जाता है। तो महाराजा मानसिंह, महाराजा सामंत सिंह, ये ऑप्शन अगर आते हैं तो आप सही आंसर लगा सकते हो। अगर पूछा जाता है कि किसके समय में बनी ठनी चित्र शैली का उद्भव हुआ है, अगर होता है ऑप्शन ये, तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन इनमें से किसने किया है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविख्यात कवि हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का पहला नोबेल इनको मिला हुआ था। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव की ही रचनाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्यागराज एक व्यक्तित्व है, ये त्यागराज इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो त्यागराज क्या है, त्यागराज एक संगीतज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति मार्गी कवि हैं, कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ हैं त्यागराज। इन्होंने लगभग 600 कृतियों की रचना की है और तेलुगु में 2 नाटक भी लिखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम। तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रहलाद भक्ति विजय किसकी कृति है, नौका चरितम किसकी कृति है, तो ये त्यागराज की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गैर नृत्य। कई लोग यहां पर गरबा भी सोच रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, तो गैर नृत्य जो है दोनों के लिए। गैर नृत्य भारत के राजस्थान में पारंपरिक प्रसिद्ध नृत्य है, सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और पूरे राजस्थान में आपको यह देखने को मिलेगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैर नृत्य। गरबा यहां पर आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पतंजलि का संबंध इनमें से किस दर्शन से है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 6 दर्शनों में से योग दर्शन भी एक है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है, पतंजलि मुनि जी हैं। सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपसे अगर पूछा जाए कि योग दर्शन किस दर्शन का पूरक है, तो सांख्य दर्शन का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना, राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो माइकल एंजेलो नामक वायरस जो है विश्व में 1993 में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 1993 में माइकल एंजेलो, प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है, ये माइकल एंजेलो चित्रकार हैं, उनके नाम पर ये वायरस जो है कंप्यूटर को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डेवलप किया गया था। माइकल एंजेलो की 317वीं जो जन्मतिथि थी 6 मार्च को, 317वीं जन्मतिथि थी 6 मार्च को। जितने भी कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर पर आक्रमण यानी कि वायरस अटैक के पर्पज से इसको उद्भव किया गया था। उद्भव का मतलब क्या समझ सकते हैं आप, उस समय ये पकड़ में आया था, भारत में भी आया था, लेकिन भारत में फिर जो आईटी इंजीनियर हैं उनने फिर काबू पा लिया। तो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका साइड में इससे बहुत परेशानी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। तोतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो का एक और नाम है अबुल हसन।
पूछा जाता है एग्जाम में कि अमीर खुसरो का अन्य नाम क्या है, तो अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये बात किसने कही थी, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो कबीर दास जी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कबीर को भगत कबीर के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संतों में से एक है ये। हिंदी साहित्य और भक्तिकालीन युग के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया है। बीजक की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बीजक की शाखाएं। तो साखी, सबद और रमैनी बीजक की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शंकराचार्य जी भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दिया, एक प्रकार से कहें तो ठोस आधार प्रदान किया। भारत में 4 मठों के निर्माणकर्ता भी यही हैं। इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया। वो मठ कौन कौन से ये भी पूछा जाता है। तो एक तो ज्योतिष पीठ है, बद्रिकाश्रम, फिर श्रृंगेरी मठ है, फिर द्वारिका में शारदा पीठ है और पुरी में गोवर्धन पीठ है। तो ये 4 पीठों की, 4 मठों की स्थापना भी इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म और भक्ति योग के परम प्रचारक थे। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से भी एक हैं ये। इन्होंने वैष्णव में गौंडीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। और जो हम भजन कीर्तन में हरे रामा हरे कृष्णा वाला भजन सुनते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस भजन को इन्हीं ने ही शुरू किया था। ये भजन इन्हीं का ही है। फिर ये आज के डेट में कीर्तन, एक प्रकार के कीर्तन के रूप में फेमस है। हम कीर्तन के रूप में इस भजन को गाते हैं। जब भी कहीं हम कीर्तन में जाते हैं तो आपको ये भजन सुनने को मिलेगा। ये इन्हीं ने ही शुरू किया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक इनमें से किसे कहते हैं? राजा राममोहन राय जी को कहते हैं। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। आधुनिक भारत का जनक भी इन्हें कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी थे। तो बहुत सारे इनके काम हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली इनको पूछा जाता है, ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। खालसा पंथ की स्थापना इनमें से किसने की? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बात करें खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे गुरु बने। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बैसाखी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है सिख पर्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता इनमें से किसे माना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मियाँ की मल्हार राग के रचयिता इनमें से किसे मानते हैं? तानसेन को मानते हैं। तानसेन का एक और नाम क्या है? रामतनु। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता हैं। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक हैं संगीतकार तानसेन। जब गाते थे तो कहते थे
कि दीपक जल जाते थे, पानी बरसने लगता था। इनकी मतलब गायन शैली में बहुत ही ताकत हुआ करती थी। और इनका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनकी इच्छा के अनुसार ही मोहम्मद गौस खां के मकबरे के समीप ही तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बनाया गया है। तो मकबरे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। अभी हमने पढ़ा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ये रहा स्क्रीन पर। कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कारागार धार्मिक लोक नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में होता है ये नृत्य। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जी हैं और यहाँ की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल गायन शैली है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ख्याल भारतीय संगीत का एक रूप है। वस्तुतः यह ध्रुपद का ही एक भेद है। ध्रुपद गायन भी आपने सुना है, ध्रुपद गायन की शैली पूछी जाती है। ध्रुपद गायन का ही एक अलग रूप है। अंतर केवल इतना है ख्याल और ध्रुपद में कि ध्रुपद जो है विशुद्ध भारतीय है और ख्याल में भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा भी है ख्याल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इनमें से क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदर दास जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। कर्नाटक संगीत जगत के पितामह के नाम से जानते हैं इन्हें। और कई कृतियां जो है इनकी अन्नमचार्य, जो उस समय तेलुगु कवि, तेलुगु संत हुआ करते थे, उनके समकालीन इनकी रचनाएं कृतियां मानी जाती हैं। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, क्या हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। और अगर आपसे पूछे कि पुरंदर दास जी के समकालीन कौन थे, तो अन्नमचार्य जी जो है पुरंदर दास जी के समकालीन संत कवि संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु जो हैं ध्रुपद गायक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार ध्रुपद गायन में जो है वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि ये सब होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ध्रुपद में क्या क्या होता है, तो इन सबको आपको बताना है। ध्रुपद जो है वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय इन सब से मिलकर बनता है। जिन पदों में ये नियम लगता है वहां पर ध्रुपद या ध्रुव पद के नाम से भी इसको पूछा जाता है। ध्रुव पद, ठीक है ना, ध्रुपद या ध्रुपद गान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहनाई वायु द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तबले का प्रचलन जो है अमीर खुसरो जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन इन क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और उसके एक साल बाद उन्होंने अपनी फिल्म बनाई
थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, यानी कि चित्रकार की दृष्टि से। ये फिल्म जो है बर्लिन उत्सव में दिखाई गई थी और इसके लिए उन्हें गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन की किस मूवी के लिए बर्लिन उत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था? तो चित्रकार की दृष्टि से या थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर नामक फिल्म के लिए इनके लिए गोल्डन बियर अवार्ड बर्लिन उत्सव में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। शरण रानी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये एक व्यक्ति का नाम है शरण रानी और ये चित्रकला में माहिर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, किस कलाकारी के कारण, क्या है खासियत। एग्जाम से रिलेटेड इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप बताइए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। नहीं समझे तो आप मुझे ये बताइए कि अजंता क्यों फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सालार जंग संग्रहालय इनमें से कहां पर स्थित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर के मूसी नदी के किनारे है। दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित जगह जो है जहां पर यह है दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से भी एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नौकरशाही की नियुक्ति जो है अस्थायी होती है। जब तक जरूरत है तब तक नौकर, अगर जरूरत पूरी हो गई तो आपको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो गिरनार पहाड़ियां कहां पर हैं? गुजरात में है। गिरनार पहाड़ियां जूनागढ़ जिले में है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में ये पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई जो है 3500 फुट है। इस पर चोटियों की संख्या अधिक है। इनमें जैन तीर्थंकर, नेमिनाथ, अंबा माता, गोरखनाथ, औघड़ शिखर, गुरु दत्तात्रेय और कालका, ये सब प्रमुख स्थान भी हैं यहाँ पर गिरनार पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिरनार पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। सिखों के प्रथम गुरु, आदि गुरु माने जाते हैं। इनके अनुयायी जो हैं इन्हें नानक जी, नानक देव, बाबा नानक, नानक शाह, इन सभी नामों से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में समकालिक थे? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिख गुरु अर्जुन देव जी जो हैं ये थे जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम को तख्ते ताज संभालने के लिए जब बैठाया गया तो उसे जहांगीर की उपाधि मिली। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? दुनिया का विजेता। अकबर ने सूफी संत जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम से प्रभावित होकर अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अच्छन महाराज का क्षेत्र, अच्छन महाराज इनमें से किस क्षेत्र में फेमस थे बताइए। चलिए देखते हैं। तो अच्छन महाराज क्या है? नृत्यक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब नृत्यक है तो किस विधा में है? तो अच्छन महाराज लखनऊ से महान कथक नृत्य में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? ये व्यक्तित्व है, व्यक्ति का नाम है। किस नृत्य के लिए विख्यात हैं बताइए।
चलिए देखते हैं। तो बिंबावती जो देवी हैं मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात हैं। बिंबावती देवी एक शास्त्रीय नृत्यिका हैं, मणिपुरी नृत्यक हैं। नृत्य के अलावा उन्होंने मणिपुरी मृदंग वादन और मणिपुरी आर्ट शैली में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चरकुला प्रमुख नृत्य किसका है, ब्रजभूमि का। ये नृत्य कैसे होता है, मान के चलिए गोल पहिया है, इस गोल पहिए पर दिए रखे रहेंगे और यहाँ पर बीच में एक व्यक्ति, लेडीज या जेंट्स जो भी है वो खड़े होते हैं, फिर इस पहिए पर वो नृत्य करते हैं, वही है चरकुला नृत्य। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन सेशन में आपने कितना स्कोर गेन किया, क्या एक्सपीरियंस रहा वीडियो को लेकर, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए बुंदेलखंड जो है ये किन प्रांतों का क्षेत्र है, किन राज्यों के बीच स्थित क्षेत्र है, या बुंदेलखंड जो क्षेत्र है किन किन राज्यों के बीच में है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं। साथ साथ आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन जो पूछा है बुंदेलखंड जो है किस किस प्रांत, किस किस राज्य के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड क्षेत्र, अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हमसे पूछे कमेंट पर, हम आपके लिए आंसर दे देंगे इसका, क्योंकि पूछा जाता है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियोस अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, नमस्कार।